हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स। और हम लोगों ने 1 to 8 का सॉल्यूशन लेक्चर 1 में कर दिया है। अब लेक्चर 2 ये है और हर लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे कि प्रॉपर एंगेजमेंट बना रहे। और अगर आपको डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्राइम एजुकेशन का ऐप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टम हैव टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी। तो एट पॉइंट्स ए एंड बी, तो देखो ए पे क्यू है तो ए मैंने बना लिया। 0,0 मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड इसका दिया हुआ है, तो ये क्यू ए लिख दिया है। और क्यू बी नेगेटिव है तो इसको यहाँ लिख दिया है, और ये 0,0,15 सेंटीमीटर पर है, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल चार्ज? अब देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये क्या है? एक डाइपोल है। अब डाइपोल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। यहाँ देखो इक्वल 2.5 2.5 10⁻⁷ दोनों में, और दोनों अपोजिट है। डाइपोल है। और हमें पता है कि डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? अगर आप क्यू को माइनस क्यू के साथ ऐड करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, और वो एल्जेब्रिक लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है ना। बेसिक लॉ ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो करेगा। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी डाइपोल का जो टोटल चार्ज होगा या जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट आता है बेटा डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होता है, अपन यहाँ पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। अब अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, और सेपरेशन इनके बीच में है 15 और 15 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आ जाएगी 7.5, है ना। 7.5 इंटू 10⁻⁻8, और ये हो गया कूलम मीटर, ठीक है ना। और अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मुझे डायरेक्शन बनाना होगा तो हम इस तरीके से डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का। और मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁻9 कूलम मीटर is lying at an angle 30 डिग्री with direction of uniform electric field और मैग्नीट्यूड इतना। कैलकुलेट द टॉर्क। बहुत दीजिए, टॉर्क बराबर आपको पता है P क्रॉस E होता है। तो टॉर्क हो गया PE साइन थीटा, है ना। P क्रॉस E को PE साइन थीटा लिख देते हैं। अब P है 4 इंटू 10⁻⁹, E है 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन थीटा साइन 30 का मतलब होता है हाफ। तो ये हो गया 5 2 10, ठीक है ना। ये हो गया 5 2 10। तो ये लिखा हुआ है 10, ये 5 इंटू 10⁻+4 है ना, +4 है। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻4। तो 4 और 1 5 हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया 10⁻⁻4। और ये टॉर्क अगर अपन देखेंगे तो टॉर्क हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना। न्यूटन मीटर है ना, R क्रॉस F करते हैं तो न्यूटन मीटर यहाँ से आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷। तो वुल में एक नेगेटिव चार्ज आया है -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो एक्सेस होने चाहिए, ठीक है ना। कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो एक्सेस होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, तभी तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके अंदर ठीक उतना ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके अंदर +3 इंटू 10⁻⁷ चार्ज आ जाएगा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं। तो हमें पता है कि Q बराबर n ही होता है। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻7 बराबर n इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब हम यहाँ से n को निकालते हैं तो n का वैल्यू आएगा, ये आएगा 1.87 इंटू 10⁻12। 0.87 इंटू 10⁻12 अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तब जाके इसके अंदर चार्ज आएगा 3 इंटू 10⁻7। तो सोचो इतना छोटे चार्ज के लिए भी कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्रोस्कोपिक में क्वांटाइजेशन फेल क्यों हो जाता है।
इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन कितना भी छोटा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास तो रहेगा ना, तो हाँ, yes there is a transfer of mass from wool to polythene because electrons has been transferred and electrons have mass। ये कंपलसरी है ना, कि चार्ज होगा तो उसके अंदर मास तो रहना ही पड़ेगा, चार्ज है तो मास रहना ही पड़ेगा, जो कि हमने बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा हुई है, ठीक है। तो yes, mass has transferred from wool to polythene due to the transfer of n number of electrons where n is 1.87 into 10 to the power minus 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव द सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दो स्फीयर के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, ये 0.5 मीटर है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज इतना। ठीक है, बहुत ईजी है, मतलब बस कूलम का लॉ लगाना, ऐसा कुछ हाई फाई क्वेश्चन तो मेरे को लगा ही नहीं है। तो मान लीजिए ये दो स्फीयर है और इनके बीच की ये जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है, तो 0.5 मीटर हो गया ये, और दोनों का जो चार्ज है वो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये भी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो जो फोर्स हो जाएगा इनके बीच का, जो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा के Q1 Q2। अब दोनों चार्ज बराबर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं अपॉन आर का होल स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें एक सब पार्ट 2 भी है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द चार्ज इज डबल। चार्ज डबल कर दिया गया है, एन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। बहुत ईजी है, देखो चार्ज को डबल कर देंगे और दूरी हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो चार्ज मान लेते हैं हम लोग Q और दूरी को मान लेते हैं R। तो जो नया आएगा वो हो जाएगा K, चार्ज को कर लो डबल तो 2Q इंटू 2Q और दूरी को कर लो हाफ, R/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और नीचे 4 होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। तो जो फोर्स हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो नया फोर्स होना चाहिए वो 16 टाइम्स होना चाहिए पुराने फोर्स का, और ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है एक। तो आप याद रखना कि जब चार्ज को डबल कर लो, दूरी को आधा कर दो, तो जो फोर्स होता है वो 16 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.243 न्यूटन। ठीक है, लास्ट वाले आंसर सब चेक कर लेना, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली हम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन द एक्सरसाइज 1.2 हैव आइडेंटिकल साइज, सेम साइज है। A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with first, then brought in contact with second, finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ठीक है, तो ये मान लीजिए चार्ज है और ये भी मान लीजिए चार्ज है। आपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जब दो आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को टच कराते हैं, जब सॉरी जो आइडेंटिकल स्फीयर्स है एक दूसरे को टच करवाते हैं, तो उनका जो चार्ज होता है वो इक्वली आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है ना, या जो चार्ज होता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये अनचार्ज स्फीयर है और ये चार्ज C है, ठीक है ना, क्या है, चार्ज C है। सबसे पहले हम लोग इसको टच कराते हैं, है ना। तो जो टोटल चार्ज हो गया है वो हो गया है, इस Q का तो Q है और C का क्या है, 0 है, तो टोटल चार्ज हो गया Q। तो टच कराने के बाद जो चार्ज होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो टच कराने के बाद जो चार्ज होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब आधा आधा कैसे यहाँ पे बटेगा, अब टोटल चार्ज था Q, तो A पर चार्ज आधा आ जाएगा, तो A पर गया Q/2, और C जो पहले अनचार्ज था वो भी हो जाएगा Q/2, और इसके अंदर Q पहले से था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, B के साथ टच करा रहे हैं। अगर B के साथ टच कराएंगे तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q प्लस Q/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया है 3Q/2। अब जो चार्ज होगा वो इस 3Q/2 के आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो टोटल चार्ज होगा वो इस 3Q के आधा आधा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब इसको तो टच कराया तो इसके अंदर चार्ज आ गया Q/2, और जब इसको टच कराया, है ना, इसको टच कराने के बाद इससे टच कराया, इसलिए चार्ज था 3Q/2। अब चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q/4, और C में हो जाएगा 3Q/4, और फिर C को हम लोग हटा दे रहे हैं।
सी को क्या करें, हटा दे रहे हैं। अब जो नया फोर्स हो जाएगा, जो एफ न्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा के Q1 Q2, तो 3Q/4 इंटू Q/2 अपॉन दूरी तो वही रही R²। तो देखो जो पूरा जो नया फोर्स हो गया वो पुराने फोर्स 3/8 गुणा हो गया, ठीक है ना। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा, तो जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, मतलब देखो 3.8 और इनिशियली हम लोगों ने निकाल लिया था 1.52 इंटू 10⁻⁻² इसके अंदर, तो इसका 3/8 करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके नीट या जेई मेन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ सकता है, ठीक है ना। आजकल एनटीए जैसे कि मतलब पेपर्स बना रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंस अपन ज्यादा देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा देंगे इनको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस है इनकी। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 1.14 पर अपना ध्यान लगाते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है ना। फिगर 1.33 shows tracks of 3 charged particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of each charges. तो obvious सी बात है कि देखो ये जो चार्ज 1 है वो नेगेटिव होगा, चार्ज 2 भी नेगेटिव होगा और चार्ज 3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। विच पार्टिकल हैज हैश चार्ज टू मास रेशियो, थर्ड वाला पार्टिकल का हैश चार्ज टू मास रेशियो है, क्योंकि थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये मोस्ट, तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो सबसे ज्यादा होगा या हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 इंटू 10⁻³ आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये बना लेते हैं कि ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, ठीक है ना, तो एक्स डायरेक्शन में है। What is the flux to this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane? तो एक स्क्वायर है जो कि yz प्लेन में है, ठीक है ना, किस प्लेन में है, yz प्लेन में। तो आइए अपन कोशिश करते हैं इसको डायग्राम अच्छे से बना लेने का। अब ये जो yz प्लेन है ना, ये ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली कि yz जो प्लेन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ये हमारा yz प्लेन है, तो अगर हम यहाँ पे एरिया वेक्टर भी बनाएंगे इसका, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 10 सेंटीमीटर है ना, तो बस फ्लक्स बराबर आ गया, ये फ्लक्स बराबर आ गया ई डॉट ए, या फिर अपन लिख लेंगे ई ए कॉस 0, क्योंकि पैरेलल है, तो ई कितना है 3 और ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, इसको मीटर में कर दिया हम लोगों ने, तो ये कट गया और ये हो जाएगा 30 है ना, 30। ये अगर अपन इसको करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, मतलब अब एंगल जो है एरिया वो 60 डिग्री बनाएगा, तो बस कुछ नहीं है, फ्लक्स बराबर ई ए कॉस 60 कर देंगे, तो ई ए कॉस 60 हाफ होता है, तो 30 का हाफ कर देंगे, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो ये आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स टू यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1 पॉइंट, मतलब जो फील्ड है वो 3 इंटू 10⁻³ आई कैप है थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स। मतलब अगर क्यूब बना ले तो उसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसके लिए फ्लक्स कितना होगा। देखो आपको पहले ही मैंने वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर अपन क्लोज सरफेस ले ले तो उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनवर्ट फ्लक्स विल बी टू द आउटवर्ड फ्लक्स है ना,
जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही है उतनी ही फील्ड लाइंस इसके अंदर से पार हो जा रही है, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होती तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होता, जैसे कि एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the field at a surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface is इतना। तो फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स नहीं, नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है ना, तो अब हमें पता है कि अपने को पता है कि गॉस लॉ बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसके अंदर जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स के बराबर। अब एप्सिलॉन नॉट होता है 8.87 इंटू 10⁻⁻12 और फ्लक्स है 8 इंटू 10⁻3। ठीक है ना, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, लेकिन ये लगभग 9 के बराबर है, तो 9 8 जा 72 ले सकते हैं अपन। तो और ये 10⁻12 है, तो -12 और ये 3 है ना, ये हो जाएगा अपना, अपन इसको ले सकते हैं 0.07 है ना, 0.07 माइक्रो कूलम है ना। अपने को ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर उधर पॉइंट को हटाएंगे तो 0.07 माइक्रो कूलम इसको ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, सब पार्ट बी भी है इसका एक। If the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charge inside the blocks? Why not? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो राइट हैंड साइड वाला है ना, ये है क्यू इनसाइड, कि अंदर में कितना चार्ज है। ठीक है ना, अगर फ्लक्स जीरो होगा इसका मतलब है अंदर में नेट चार्ज जीरो है। अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब क्या है कि अंदर में जो नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो और चार्ज जीरो में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए कि अगर एक बॉक्स के अंदर एक प्लस क्यू रखा हुआ है, एक माइनस क्यू रखा हुआ है, तो नेट चार्ज कितना है, जीरो। फिर भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर चार्ज जीरो नहीं है, उसके अंदर नेट चार्ज जीरो है। तो अपन ऐसा कुछ कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, नेट चार्ज जरूर जीरो होगा, लेकिन उसके अंदर चार्ज फिर भी रहेगा ही रहेगा। मतलब चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है, तो भी फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। A point charge of 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of a side 10 centimeter. As shown, what is the magnitude of the flux through the square? अच्छा, इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको अपन एक क्यूब की तरह ले लेते हैं। ठीक है ना, और मतलब स्क्वायर तो क्या क्यूब की तरह ले ले, अपन एक क्यूब इमेजिन कर सकते हैं, और फिर जो स्क्वायर होगा उसको अपन उसकी लोअर सरफेस या कोई भी एक फेस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए हमने क्यूब बना लिया, और मान लीजिए कि ये जो चार्ज है ठीक इसके हमने बीचों बीच रख दिया। ठीक है ना, अब स्क्वायर है ना, वो ये येलो रंग का नीचे वाला अपन इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब देखो इस सरफेस का जो नेट फ्लक्स होगा ना, वो होगा नेट चार्ज इनसाइड, चार्ज क्यू है, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सेंटर में रखा है, अब देखो हर दूरी बराबर है। ठीक है ना, और टोटल कितने फेस है, 6 फेस है, तो हर फेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस ब्लू वाले से, सॉरी इस येलो वाले से फेस से या स्क्वायर से जो फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना है, 10⁻⁻6, और इसका 10 सेंटीमीटर वगैरह का कोई मत, 10 सेंटीमीटर का ये देने का मतलब रीजन है कि ये 10 सेंटीमीटर का है ना, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, ये ठीक इसके ऊपर एक क्यूब बनाएंगे तो ये ठीक बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। ठीक है ना, ये जो चार्ज होगा ठीक इसके सेंटर में होगा, इसीलिए ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया। अगर ये सेंटर में नहीं होगा ना, तो जो फ्लक्स होगा वो इक्वली हर 6 फेस में डिवाइड नहीं होगा। ये सेंटर में है, इसीलिए जो फ्लक्स है वो इक्वली 6 फेसेस में डिवाइड हुआ है। तो अगर अपन इसका आंसर निकालेंगे तो स्क्वायर या किसी भी फेस से आंसर निकालेंगे तो क्यू था 10 इंटू 10⁻⁻6,
और ये हो जाएगा 6 इंटू ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब अपन इसका आंसर निकालेंगे तो ये जो आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा 1.88 इंटू 10⁻5 है ना, 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार नीट और जेईई मेंस में आया भी हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि 20 मिनट से ऊपर हो गया लेक्चर, हम लोगों ने आई थिंक 8 से लेके 18 तक कर लिया है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग 19 से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 29 28 तक हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी एक्सरसाइज 4 से 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।